स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी 8th क्लास। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में तो व्याकरण का काम किया था। मैंने आपको निबंध दिए थे, लेकिन उससे पहले हम पाठ था हमारा जो हमने शुरू किया था वाटिका से, पाठ 3 सयानी बुआ। तो वो हमने आधा किया था और आधा आज हम आगे करेंगे। आओ पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे बता दूं कि उसमें था क्या। देखो बेटा, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 में से पढ़ा था कि सयानी बुआ जी का जो है व्यक्तित्व जो है सब पर हावी था और अनुशासन और कठोर बड़ी समझी जाती थी वो। और वो अपने बचपन में सभी चीज़ें बड़ी संभाल के रखती थी। इसी तरह उनके घर में भी अनुशासन चलता था, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर पीना, समय पर ही सभी काम होते थे। इसीलिए जो लेखिका हैं वो अपनी बुआ जी के जो ये नियम है उन्हें वो पसंद नहीं करती है। और उनके पिताजी क्या करते हैं, बुआ जी के पास पढ़ने के लिए उसे भेजते हैं, परंतु वो वहाँ जाना नहीं चाहती क्योंकि वो अनुशासन को देखकर डरती है। परंतु इसके बावजूद भी उसके पिताजी क्या हैं, वो उसकी बुआ जी के पास उसे पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब उसकी वहाँ पर क्या है, बुआ जी के घर में जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर उन्होंने 15 साल उनकी शादी हो चुके हैं। तो जाकर देखते हैं कि सारे घर का सामान ऐसा लग रहा है जैसे आज ही नया बनाया हो। बुआ जी को जो है तोड़फोड़ से बहुत ही सख्त नफरत है और उन्होंने इस कसूर के लिए बहुत डांटा भी है अपने नौकर को, और अपना काम वो बड़े सुव्यवस्था ढंग से करती हैं। अब क्या है, जो भाई साहब है जिनको लेखिका जो भाई साहब कहती हैं अपने बुआ जी के हस्बैंड को, तो वो क्या है, वो भी मन ही मन मतलब उनकी हर बात मानते हैं। और अब क्या है, उनकी एक बेटी है जो बीमार हो गई है, उसे बुखार हो गया है, जिसको डॉक्टर ने क्या बोला है अब कि इसे पहाड़ पर घुमाने के लिए ले जाओ और सब कुछ उसके मन के अनुसार होना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब लेखिका की बुआ जी साथ नहीं जाएंगी। इसलिए अनजाने में ही इच्छा के सामने वो जो है बुआ जी को मना करना पड़ता है और उनकी बेटी को लेकर उनके जो पति हैं वो अब आगे कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ पर घूमने के लिए जा रहे हैं। आगे बढ़े। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दिनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामानों की, बर्तनों की, हर चीज़ रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई दी है। यह प्याले मत तोड़ देना वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, इसकी परवाह ही नहीं करोगे, पर देखो यह 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मीनू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कह चुकी तो ज़रा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा। जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज़ एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी हुई है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रहीं। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रहीं, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत की समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद उसमें वही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं, भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस था नहीं कि यह बात कह सकूं। अब वो क्या कह रही है कि बुआ जी के पास ने हिदायतें देकर उनको भेज तो दिया है घूमने फिरने के लिए कि समय पर खाना है, समय पर पीना है, तो अब वो क्या कर रही है, रोज पत्र भी दे रही है उनको और पत्र में फिर वही बातें सब लिख रही हैं। तो अब वो लेखिका कहती है कि मेरा मन करता है कि मैं उन्हें बोलूं कि वो पत्र को सामने टांग ले और प्रतिदिन उसे पढ़ लें, लेकिन ये उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कहने की। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया।
बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। मतलब क्या है कि जो घर का कार्य चल रहा था वो ढीला ढाला होने लगा कि पत्र नहीं आया अभी तक। तो अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुःस्वप्न देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ वह बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है और उनकी आंखें भी लाल हैं, और वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर बस वे तो कुछ सुन नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सी पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं थक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सियानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। अब चुप, पत्र आगे बंद होता। देखो बेटा, यहाँ पत्र पढ़ के ना डर लग रहा है ना कि ऐसा क्या लिखा है उन्होंने पत्र में, कि अन्नू को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। परंतु आगे देखिए क्या है लिखा है उसने। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था। मतलब वो धीरे धीरे आंखों के आगे ना धुंधलापन आ रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार की किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, शीघ्र हम लोग रवाना होंगे। देखो बच्चों, क्या हुआ कि उन्होंने पत्र में क्या लिखना क्या था, लिखा किस ढंग से कि उन सबको लगा कि अन्नू को कुछ हो गया, परंतु हुआ क्या था, वो जो कप के सेट थे वो उनसे टूट गए थे। अब आगे क्या होता है, 1 मिनट तक मैं हतबुद्ध सी खड़ी रह गई और समझ ही नहीं पाई कि यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी मैं जोर जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर, नौकर रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। बेटा देखो, यहाँ पर बात कुछ और थी और बाद में जब पता लगी, उन्होंने पत्र पूरा नहीं पढ़ के अंतिम पंक्तियाँ पढ़ी, तो जो लेखिका की बुआ जी हैं वो भी स्तब्ध रह गई और खुलकर हंसी, और उन्हें गुस्सा नहीं आया, जो कि जिन्होंने जरा सा एक प्यार टूटने पर पहले नौकर को डांटा था, आज वो खुलकर हंस रही थी। ये थे हमारी बुआ जी का जो आपका पत्र था, ये पाठ था बेटे। इसके अंदर बड़े ही अच्छे ढंग से हमें बताया गया कि हमें अपने कामों को बड़े ही हिदायत और सुव्यवस्थित ढंग से करना जरूर चाहिए, मगर इतने भी उसके अंदर लीन नहीं हो जाना चाहिए कि हम उसमें बंध जाएं। हमारे जीवन में नियम भी ज़रूरी हैं, हंसी मजाक, खेल कूद, पढ़ाई सब समय पर होना जरूरी है। तो ये था हमारा पाठ मनु भंडारी जी का। और इसके बाद आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे आपके। इससे पहले मैं आपको दे चुकी हूँ, और अब जो प्रश्न होंगे 4 आपके, वो कार्य पुस्तिका में आपने करने हैं।